सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्रकाशन हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 में हिंदी साहित्य की जो अंतरा पुस्तक है उसके हमने 6 चैप्टर पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम 7वां चैप्टर पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का पहले 8वां चैप्टर था, लेकिन 30% सिलेबस घटने के बाद में 7वां चैप्टर है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म सन 1492 ईस्वी में अमेठी उत्तर प्रदेश के जायस नामक गांव में हुआ था। जायस के कारण ही वे जायसी कहलाए थे। पिता की बचपन में मृत्यु हो जाने के कारण उनका पालन पोषण ननिहाल में ही हुआ था, नानी के पास हुआ। जायसी अपने समय के पहुंचे शांत और सूफी साधक माने जाते हैं। वे उदार सूफी संत होने के साथ साथ संवेदनशील कवि थे। उन्होंने सैयद अशरफ और मेहंदी शेख बुरहान का उल्लेख अपने गुरु के रूप में किया है। सैयद अशरफ मेहंदी शेख बुरहीन को गुरु बताते हैं। उन्होंने जायसी का निधन 1542 में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी भक्तिकालीन सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ व प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। उनका पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। इसमें भारतीय लोक कथा अर्थात हिंदू समाज की प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर मसनवी शैली में अवधी भाषा में काव्य रचना की गई है। पद्मावत जायसी के द्वारा रचित ग्रंथ है, जो कि प्रेमाख्यान परंपरा का श्रेष्ठ प्रबंध काव्य बताया गया है। हिंदू समाज की प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना के आधार पर इन्होंने मसनवी शैली में अवधी भाषा में पद्मावत ग्रंथ लिखा है। इनकी रचनाएं हैं पद्मावत है, अखरावट, आखिरी कलाम जायसी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं, जिनमें पद्मावत उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है। सप्रसंग व्याख्या 12 मासा से लिया गया पहला पद है। अघन देवस घटा निशिबाडी, दूबर दुख सो जाई किमी काडी, अवधनी देवस बिरह बा राती, जरह बिरह जू दीपक बाती। कांपा हिया जनावा सियु, तोपे जाई हुई संग पियु, गरगर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग ले गा नाहू। पर्टिन बहुरा गाजो बिछोई, अबहू फिरे फिरे रग सोई, सेरी अगिनी ब्रिहिनी हिये जारा, सुलगी सुलगी दध भय छारा। ये दुख दग्ध निक जाने कंतु, जोबन जरम करे बसमंतु। पियसु कहु संदेशड़ा, ए भवरा हे काग, सोधनी बिरे जरी मुई, तेक दुआ हम लाग। इस पद के कठिन शब्दार्थ हैं देवस दिन, निशी रात, दूबर कठिन, विरह वियोग, हिया हृदय, जनावा प्रतीत हुआ, सेव शीत, ताऊ तब, पियु प्रिय प्रेमी, चीर यानी वस्त्र, नाहू नाद, बहुरा लौटकर, बिछोई बिछुड़ना, सेहरी ठंडी, दग्ध दग्ध जलना, भय यानी हुई, कंतु प्रिय या पति, जोबन यौवन, बसमंतु बसम, संदेशड़ा संदेश, काग यानी कौवा, धनी यानी पत्नी या प्रिया। प्रस्तुत पद्यांश मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत, जो कि महाकाव्य है, और उस पद्मावत महाकाव्य की नागमती वियोग खंड से संकलित 12 मासा शीर्षक से लिया गया पद है। इसमें कवि ने नागमती के विरह का वर्णन किया है। पद्मावत महाकाव्य में पद्मावती का वर्णन किया गया, उसके साथ साथ नागमती का वर्णन भी किया गया, जो राजा की दूसरी पत्नी थी। तो पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से जो 12 मासा शीर्षक है उसमें से पद लिया गया है, और इस पद में या नेक्स्ट जो पद है उन पदों में नागमती के विरह का वर्णन किया गया है। यहाँ पर पद्मावती का वर्णन नहीं किया गया है। इस पद की हम व्याख्या पढ़ेंगे। कवि जायसी विरहिणी नागमती की दशा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में दिन छोटे होने लगे हैं, रातें बढ़ने लगी हैं, विरह का दुख और कठिन हो गया है, इसे कैसे सहा जाए। अब तो नागमती को विरह के कारण दिन भी रात जैसा लगता है।
वह विरह में ऐसे जल रही है जैसे दीपक में बत्ती धीरे धीरे जलकर नष्ट हो जाती है। उसका हृदय शीत की अधिकता के कारण थर थर कांप रहा है। शीत ऋतु आने से घर घर में सभी ने रंग बिरंगे वस्त्र पहन रखे हैं, किंतु नागमती कहती कि मैं क्या करूं, मेरा तो समस्त रूप रंग या सौंदर्य सब नायक अर्थात मेरे पति के जाते समय उसके साथ चला गया। नायक मुझे विरह देकर गया है, वह फिर लौट कर नहीं आया। नागमती कहती कि मेरा सौंदर्य नायक के लौटने के साथ ही लौट आएगा। मेरा हृदय ठंडी आग से जल रहा है। भाव यह कि हृदय को विरह की शीतल आग जला रही है। ये शीतल आग धीरे धीरे सुलग कर हृदय को जलाकर राख बना रही है। मेरी इस विरहाग्नि के ताप को मेरा प्रियतम नहीं जानता। इस विरह की आग ने मेरे यौवन और जीवन को भी जला करके राख कर दिया है। तो गृहिणी नागमती की दशा का वर्णन यहाँ पर जायसी ने किया है। गृहिणी नागमती कहती है कि हे बरमर और कौए, मेरे प्रियतम को यह संदेश देना कि तुम्हारी प्रियतमा विरह की आग में जल करके भस्म हो गई है और उसी आग के धुएं से हम काले हो गए हैं। कवि की बहुत बड़ी कल्पना। भरमर और कोई काले होते हैं, लेकिन कवि ने कहा है कि गृहिणी नागमती भरमर और कौवे को संदेश देकर के भेजती है कि आप मेरे प्रियतम को जाकर के कहो कि आपकी विरह में आपकी पत्नी जल करके भस्म हो गई है, उसी धुआं उठ रही है, उसी आग के धुएं से हम काले हो गए हैं। विशेष नागमती की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण है। वियोग श्रृंगार रस एवं कंप सात्विक दशा है। अनुप्रास उपमा उत्प्रेक्ष अलंकार प्रयुक्त किया गया है। भाषा बोलचाल की अवधि है। दो और चौपाई छंद है। पहले चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और अंत में दोहा का प्रयोग किया गया है। दूसरा पद हम पढ़ेंगे। पूस जाड़ थरथर तन कापा, सुरजू जड़ाई लंक दिशी तापा, बिरह बड़ी बा दारुण सिउ, कपी कपी मरो लेही हरि जीव। कंत कहाँ हो लागो हीरे, पंथ अपार सूझ नहीं नीरे, सौर सुपेती आवे जूड़ी, जानू सेज हिवंचल बूढ़ी। चकी निसी बिछुरे दिन मिला, हो निसी बासर बिरह कोकिला, रहनी अकेली साथ नहीं सकी, कैसे जिया बिछो ही पखी। बिरह सचान भवै तन चाड़ा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा, रक्त डरा मासू गरा, रक्त डरा मासू गरा, हाड़ बहे सब शंख, धनी सारस होई ररी मुई, आई समेटो पंख। कठिन शब्दार्थ इस पद के। सूरज सूर्य, लंक लंका, दिशा यानी दिशा, भा यानी हो गया, दारुण यानी कठिन या अधिक, हीरे हृदय, पंथ यानी रास्ता, सौर यानी ओढ़नी, सुपेती हल्की, जूड़ी ठंड, हिवंचल हिमाचल, बर्फ से ढकी हुई, बूढ़ी यानी डूबी हुई, बासर यानी दिन, रैनी रात, पंखी पक्षी, सहचान बाज पक्षी, चाड़ा भोजन, रक्त यानी रक्त या खून, गरा यानी गल गया, ररी चीख चीख कर, मोई यानी मरी। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से लिया गया है। 12 मासा वर्णन के अंतर्गत कवि ने पौष मास में नायिका की वियोग दशा का वर्णन किया है। पौष महीने की वियोग दशा का वर्णन इसमें किया गया है, जिसमें नागमती की विरह स्थिति का वर्णन किया गया है। व्याख्या है। कवि जायसी के वर्णन के अनुसार गृहिणी नागमती कहती है कि पौष के महीने में शीत की अधिकता के कारण शरीर थरथर कांप रहा है। शीताधिक्य के कारण, शीत की अधिकता के कारण सूर्य भी डर कर लंका की दिशा अर्थात दक्षिणायन में जाकर तपने लग गया है, दक्षिण की तरफ चला गया है। विरह की बाढ़ आ गई है। शीत अत्यधिक कठिन हो गया है। शीत से कांप कांप कर मैं मरी जा रही हूँ। नागमती कहती है कि हे प्रियतम, तुम कहाँ हो, आकर मेरे गले से लग जाओ।
वह कहती कि प्रिय तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा है, वे कहीं निकट दिखाई नहीं देते। रजाई ओढ़ने पर भी जाड़ा लगता है, ऐसे लगता है मानो सेज बर्फ से ढकी हुई है। मेरी स्थिति तो चकी से भी बदतर है, बेकार है। रात्रि को अपने प्रियतम से बिछड़ी चकवी दिन में उनसे मिल लेती है, लेकिन मैं तो विरह में रात दिन कोयल की तरह पिए पिए कूकती रहती हूँ। रात में भी सखियों के अभाव में अकेली रहती हूँ। बिछड़े हुए पंछी की बात ही मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। विरह तो बाज पक्षी विरह तो बाज पक्षी बना हुआ है जो मेरे जीवित शरीर को खाए ही जा रहा है, और यदि मैं मर गई तो भी वह मुझे नहीं छोड़ेगा। विरहिणी नागमती कहने लगी कि विरह वेदना के कारण मेरे शरीर का समस्त रक्त बह गया है तथा मांस गल चुका है, सारी हड्डियां सूकर शंख के समान लग रही है। ये विरहिणी तो सारस पक्षी की तरह वियोग की पीड़ा में चीख चीख मर गई है। अब तो प्रियतम आकर इस मृत सारस अर्थात नायिका के पंखों को समेटेगा, अर्थात इकट्ठा करेगा। इस पद का विशेषण नागमती की विरह वेदना का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार है, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है, वियोग श्रृंगार रस है, उत्प्रेक्षा पर्यायोक्त रूपक व्यतिरेक अलंकार है, अवधि भाषा का माधुर्यम चौपाई दोहा, छंद की यति गति उचित है। तीसरा पद है लागेऊ माहे परे अब पाला, बिरहा काल बयेहू जड़काला, पहल पहल तन रोई जो झापै, हहली अधिको ही कापै, आई सूर्य हुई तपूरी नहा, तेही बिनु जाड़ ने छूटे माहा। एही मास उपजय रस मूलू, तूसो भवर मोर जोवन फूलू, नैन चूही जस माहुट नीरू, तेही जल अंग लाग सर चीरू, टूट ही बूंद पर ही जस ओला, विरह पवन होई मारे झोला, केही सिंगार को पहिर पटोरा, गिये नहीं आ रही होई डोरा, तुम्हें बिनु कंता धनी हरुई, तन तिनुवर भाडोल, तेही पर विरह जराई के चह, उड़ावा झोल। माह यानी माघ का महीना, जड़ काला जाड़े की ऋतु, रूप काल, झांपे छिपाना ही ये हृदय, सूर्य यानी सूर्य, नहा यानी पति, मोलू यानी जड़ों में, माहुट माघ की वर्षा, मावट, नीरू यानी जल, चीरू वस्त्र, पटोरा रेशमी वस्त्र, गी यानी गर्दन, तिनुवर तिनका, कंता यानी प्रिय या पति, झोल यानी राख। प्रस्तुत पद्यांश सूफी कवि जायसी के द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य की नागमती वियोग खंड के 12 मासा वर्णन से लिया गया पद है, जिसमें कवि ने माघ के महीने में नागमती के विरह का वर्णन इस पद में किया है। इस पद की व्याख्या है, कवि जायसी के वर्णन के अनुसार विरहिणी नागमती कहती है कि माघ का महीना शुरू हो गया है और शीत की अधिकता के कारण पाला अर्थात बर्फ गिरने जैसी सर्दी भी पड़ने लगी है। ऐसी सर्दी की ऋतु विरह में काल बन गई है। सर्दी के कारण शरीर को रुई की परत से जितना अधिक ढकते हैं, हृदय उतना ही अधिक कांपने लगता है। नागमती कहती है कि हे प्रियतम, तुम सूर्य बनकर के उष्मा प्रदान करो, क्योंकि तुम्हारे बिना माघ महीने का जाड़ा दूर नहीं हो सकता। भाव यह है कि माघ महीने की अत्यधिक सर्दी में प्रियतम की निकटता ही उसे छुटकारा दिला सकती है। इस महीने में ही फूलों में रस बनता है, इसलिए मेरे फूल जैसे शरीर के लिए तुम भंवरा बन करके आओ। विरह के कारण मेरे नेत्रों से आंसू इस प्रकार बह रहे हैं जैसे महावट माँ के महीने की वर्षा में पानी बहता है। आंसू की जो बूंदें वस्त्रों पर पड़ती हैं, वे शीतलता के कारण ओलों की तरह प्रतीत होती हैं। विरह पवन बनकर शरीर को झकझोरता है। ऐसे में कौन श्रृंगार करे और कौन सुंदर रेशमी वस्त्र पहने। गर्दन या शरीर तो डोरे की तरह पतला हो गया है,
उसमें हार भी नहीं टिकता है। नागमती कहती कि हे प्रियतम, तुम्हारे अभाव में नाई का हार थक कर इतनी हल्की हो गई कि शरीर तिनके के समान डोलता ही रहता है। तिनका है नहीं। इसी स्थिति में ये विरह इस शरीर को जला करके भस्म कर देना चाहता है और उस राख को भी उड़ा देना चाहता है। विशेष है नागमती की विरह व्यथा की सात्विक दशा व्यंजित हुई है। प्रकृति का उद्दीपन रूप उभरा है। रूपक उपमा पर्यायोक्ति एवं अतिशयोक्ति अलंकार है। चौपाई द्वा छंद तथा भाषा अवधि है। चौथा पद है फागुन पवन जकोरे बहा, चौगुन सीव जाऊ की जाय की मिसहा, तन जस पीयर पात बहा मोरा, बिरेन रहे पवन होई जोरा। तरिवर जरे जरे बन ढाका, भई अनपत फूल कर शाखा, करीने बना पति किने हुलासु, मोह कह भा जग दून उदासु। फाग करी सब चांसरी जोरी, मोही जिए लाई तिन्ही जसी होरी, जो पै पीही जरत असभावा, जरत मरत मोई रोशन आवा, रातिहु देवस इह मन मोरे, लागो कंत छार जीव तोरे। ये तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाए, मकु तेई मार्ग होई परो, कंत दरह जऊ पाव। खड़िन शब्दार्थ हैं सेव यानी शीत, किमी कैसे, पियर पीला झोरा झकझोरता, तरीवर पेड़, ढाका पत्तियों की शाखा, अनपत्त बिना पत्ते के, बनाफती वनस्पति, हुलासु उत्साह है, दून दूना या दुगना, चांचरी चरचरी नामक खेल, एक दूसरे पर रंग डालना, रोष यानी क्रोध, रातिहु रात, छार यानी राख, मकु यानी मानो, कदाचित शायद, मार्ग यानी मार्ग और पाँव यानी पैर। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश सूफी कवि जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य की नागमती वियोग खंड के 12वां वर्णन से लिया गया है। इसमें कवि ने फाल्गुन महीने में विरहिणी नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया है। व्याख्या की विरहिणी नायिका नागमती कहती है कि अब फागुन का महीना लग गया है। हवा झकोरों के साथ चल रही है। तेज पवन के कारण शीत 4 गुना बढ़ गया है। शीत की अधिकता के कारण मेरा शरीर पत्तों की तरह पीला पड़ गया है। अब ये विरह पवन बनकर शरीर को झकझोर रहा है। तेज हवा और शीत के कारण पेड़ों के पत्ते झड़ गए हैं। समस्त जंगल ठूंठ अर्थात पत्तों से रहित हो गए हैं। पत्तर विहीन पेड़ों पर नए पत्ते फूल आ रहे हैं। समस्त वनस्पति जगत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। किंतु मेरे लिए तो ये संसार दोगुनी उदासी से भर गया है। भाव यह है कि प्रीतम की विरह में मेरे लिए तो इस प्राकृतिक वातावरण में उदासीनता और बढ़ गई है। फाल्गुन मास में गाए जाने वाले फागुन राग को सब मिल जुलकर गा रहे हैं। इस राग को सुनकर मेरे हृदय में होली सी जल रही है, क्योंकि प्रीतम के वियोग में किसके साथ मिलकर मैं ये खेल खेलूं। यदि प्रीतम को मेरा जलकर मरना ही अच्छा लगता है तो मुझे जलकर मरने पर भी प्रीतम के प्रति कोई क्रोध नहीं आएगा। नागमती कहती है कि हे प्रीतम, रात दिन मेरी यही लालसा रहती है, इच्छा रहती है कि मैं जलकर और राख बनकर तुम्हारे शरीर से लग जाऊं। नागमती एक कामना करती है, इच्छा करती है कि मैं इस शरीर को जलाकर राख कर लूं और पवन से कहूं कि वह इस राख को उड़ा करके वहां ले जाए जहां प्रीतम के पैर पड़े। भाव यह है कि नायिका चाहती है कि जीवित रहते इस शरीर का प्रीतम से मिलन न हो, किंतु शरीर की राख से ही प्रीतम की चरणों का स्पर्श मिल जाए। वियोग है नागमती की विरह वेदना की अतिशय क्षीणता व्यंजित हुई है। अनुप्रास उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार है। विप्रलम्ब श्रृंगार और अभिलाषा नामक विरहदशा का वर्णन है। विप्रलम्ब श्रृंगार वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम है। भाषा बोलचाल की अवधि है। चौपाई दोहा छंद है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पद हमने पढ़े हैं। अब पाठ्यपुस्तक की जो प्रश्न है जिनको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है,
सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन की कैक है और गैग है। इसके आगे नेक्स्ट ये सिक्स क्वेश्चन है। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर क्लियर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों के पास सेंड अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। किसी प्रकार से कोई असमंजस की स्थिति हो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।